जय हिंद साथियों, सक्षम कैसे राजस्थान के यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे भारत का सामान्य परिचय। हमारा प्यारा देश भारत, इसकी राजधानी क्या साथियों? नई दिल्ली। और ये हमारे देश भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी साथियों? 15 अगस्त 1947। हम अपना गणतंत्र दिवस, मतलब जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था, वह दिवस कब मनाते हैं साथियों? गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम हर वर्ष 26 जनवरी। और प्रथम गणतंत्र दिवस हमने कब बनाया था? 26 जनवरी 1950। गणतंत्र का मतलब क्या होता है साथियों? गणतंत्र का मतलब होता है कि जो भारत का जो सबसे सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद या सर्वोच्च संवैधानिक पद, सर्वोच्च पद जो है वो संवैधानिक है, कोई वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है पद। जैसे कि राजा महाराजाओं की कोई बापोती नहीं चली आ रही कि राजा का पुत्र राजकुमार ही आगे जाके राजा बनेगा। भारत का सर्वोच्च पद संवैधानिक है और सर्वोच्च पदाधिकारी जो भारत का होता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों? राष्ट्रपति। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है साथियों? हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। इनका संबंध कहाँ से है साथियों? ये इससे पूर्व में बिहार के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। और ये भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति। कौन से नंबर के? 14वें। तो इसका मतलब भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के फर्स्ट जो राष्ट्रपति हैं वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे साथियों डॉक्टर KR नारायणन। और ये जो रामनाथ कोविंद जी हैं, ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। और व्यक्तिगत रूप से क्रम वाइज ये कौन से हैं? 14वें राष्ट्रपति। ठीक है साथी, आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राष्ट्रपति के बाद में जो सर्वोच्च पद होता है साथियों, वह होता है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन सा साथियों? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर M वेंकैया नायडू। M वेंकैया नायडू। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर K राधा कृष्णन। इनका जन्म दिवस आता है 5 सितंबर को। और इन्हीं की याद में
हम उस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। एम वेंकैया नायडू भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? तो ये हैं भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति। ठीक है साथियों, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ना साथियों, उसे उपराष्ट्रपति के पद पर सेवा या कोई निर्वहन करने का, पता है तनख्वाह कितनी मिलती है? 0। उसे तनख्वाह किस बात की मिलती है साथियों? राज्यसभा के उप पदेन सभापति पद, इस बात की उसे तनख्वाह मिलती है। और राज्यसभा का अगर ये सभापति है तो राज्यसभा का उपसभापति भी होगा। तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं एनडीए घटक, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक घटक हैं, उसके सदस्य हरिवंश नारायण सिंह। ये पूर्व में पत्रकार थे और इनका संबंध है जनता दल यूनाइटेड से, जो अभी वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसी दल से संबंधित है। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आ जाते हैं जो भारत का वास्तविक प्रधान होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। ये व्यक्तिगत रूप में भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं और 2014 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। इनका फर्स्ट टर्म था 2014 से 2019 के मध्य, और सेकेंड टर्म था 2019 से चलता आ रहा है और 2024 तक इनका सेकेंड टर्म होगा। इनका संबंध कौन सी पार्टी से है? इनका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से, जो 1980 में स्थापित हुई। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही साथियों? वर्तमान में चल रही 17वीं लोकसभा, और इसका इलेक्शन हुआ था 2019 में। कितने चरणों में हुआ था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 चरणों में चुनाव आयोजित हुए थे। चुनाव जो आयोजित होते हैं साथियों, वो कौन सी संस्था कराती है? तो चुनाव, भारत में जो चुनाव आयोजित होते हैं, विधानसभा के, वे लोकसभा के, वह राज्यसभा के, वह विधान परिषद के, ये सब चुनाव कराने की जिम्मेदारी है भारतीय चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग, जिसे हम भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर कौन है साथियों? वर्तमान में भारत के इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा। और सुनील अरोड़ा का संबंध राजस्थान के जोधपुर से है। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने कार्यपालिका
और विधायिका दोनों की बात कर ली साथियों। अब हम बात करते हैं भारत की न्यायपालिका की। तो जो भारत की न्यायपालिका है साथियों, ये किस प्रकार की न्यायपालिका है? भारत की न्यायपालिका है एकीकृत संवैधानिक न्यायिक। कैसी है? एकीकृत संवैधानिक न्यायिक। जो भारत की न्यायपालिका है उसका सर्वोच्च जो होता है उसे हम कहते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके बाद आता है भारत का उच्च न्यायालय। जैसे हमारे राजस्थान का उच्च न्यायालय हो गया, जैसे राजस्थान का उच्च न्यायालय हो गया, हरियाणा का चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो गया, बॉम्बे हो गया। ऐसे अब आप एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड, जो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो है कलकत्ता उच्च हाई कोर्ट। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1862 में। ठीक है, और इसका अधिकार क्षेत्र पूछ लिया जाता है, पश्चिम बंगाल है, सेकंड अंडमान एंड निकोबार। हम राजस्थान के हैं, हमारा उच्च न्यायालय कौन सा होगा साथियों? राजस्थान उच्च न्यायालय। जिसकी मुख्य पीठ कहाँ है साथियों? जोधपुर में। और इसकी एक और खंडपीठ है, वो कहाँ है? जयपुर में। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है साथियों? वर्तमान में उसके मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। ये क्रम के रूप में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे साथियों? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बात है हमारे राजस्थान की, तो हमारे राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है साथियों? तो राजस्थान में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। इंद्रजीत मोहंती। जैसे ये हो गई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद आ गई हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आ गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में तहसील स्तर, तहसील या तालुका स्तर की जो कोर्ट है वो हो गई साथियों। तो जैसे मान लीजिए मेरा, मान लीजिए राम और श्याम, इन ये दो भाई हैं और इनका किसी जमीन के बारे में डिस्प्यूट हो गया। कोई जमीन है ए, उसमें इनका डिस्प्यूट हो गया, तो ये सबसे पहले कहाँ जाएंगे साथियों? तहसील स्तर के कोर्ट में। तहसील तालुका स्तर पे बैठते हैं वो जो उस समय वहाँ पे पद, या तो वो एसडीएम कोर्ट जाएंगे, जमीन का मामला है तो एसडीएम कोर्ट जाएंगे, वरना अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस होगा तो वहाँ पे जो न्यायिक अधिकारी वहाँ जाएंगे। उसके बाद अगर ये केस मान लीजिए राम जीत गया और श्याम हार गया, श्याम ने अपील कर दी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में अगर मान लो राम वापस जीत गया, श्याम वापस हार गया, तो क्या होगा साथियों? ये हाई कोर्ट तक कर देंगे। और हाई कोर्ट इसी कारण ये क्या है? एकीकृत मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हम कहाँ जा रहे हैं? हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट। इसलिए हमारी न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत संवैधानिक व न्यायिक। ठीक है साथियों, ये हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब कुछ और मुख्य जो पद हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखिए साथियों, एक बेहद इम्पोर्टेंट पद है जो भारत का, वो है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। भारत का जो महान्यायवादी होता है ना साथियों, ये केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी। तो वर्तमान में जो हमारे महान्यायवादी हैं वो भी उम्र में सर्वोच्च हैं। वो जब महान्यायवादी बने थे तब उनकी एज थी 92 और इनका नाम क्या है? के वेणुगोपाल। तो महान्यायवादी जो है वो भी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी और एज के मामले में भी ये सर्वोच्च है। तो इनका क्या नाम है साथियों? के वेणुगोपाल। एक आता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल। तो वर्तमान में भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है साथियों? तो वर्तमान में भारत का सॉलिसिटर जनरल है, ये मान लीजिए भारत सरकार की से नियुक्त एक वकील होता है। तो वर्तमान में भारत का सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कौन है साथियों? तुषार मेहता। ठीक है। अब हम पढ़ चुके हैं भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट पद हैं, उनमें एक दो और बचे हैं जिनका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लोकपाल। भारत में लोकपाल संस्था है जो एक वॉचिंग संस्था है। मतलब आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार स्तर पे सभी जो प्रशासनिक अधिकारी से लेकर सांसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री इवन, ये सब इस संस्था की नज़र में है। और तो भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त है वो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है साथियों। एक और संस्था है कैग, मतलब नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ये नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की पोस्ट है साथियों। इस पे वर्तमान में जो है वो है लद्दाख के जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भारत के 40वें नंबर के परीक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। इसका नियंत्रक महालेखा परीक्षक का क्या कार्य होता है साथियों? इसका कार्य होता है कि केंद्र की जितनी भी समितियां हैं या केंद्र सरकार द्वारा बजट में जो भी घोषणा की जाती है, उस बजट का जो व्यय है वे उचित हुआ या अनुचित, इसकी जो डिटेलिंग है वो केग करता है। दूसरी बात, ये भारत सरकार के उपक्रम, भारत सरकार के अधिकृत आने वाले जितनी भी किसी भी संस्था है वहाँ पे जाके उसकी ऑडिटिंग, मतलब वहाँ का लेखा परीक्षण कर सकता है। इसमें पावर होती है, केग में ये पावर होती है। ये संसद के किसी भी दल का, संसद में किसी भी सदन का सदस्य न होने के बाद भी ये संसद की बैठकों में हिस्सा ले सकता है, परंतु ये वोट नहीं कर सकता। ठीक है साथियों। तो अभी वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है साथियों। एक है भारत का राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT। ये बहुत चर्चा में, क्योंकि आप जानते हैं पर्यावरण के साथ जितना खिलवाड़ शायद भारत ने किया है उतना एशिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान कर ले, वो बात अलग है। बाकी और कोई पर्यावरण के साथ इतना नहीं खेलता जितना भारत खेलता है। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? वो हैं डॉक्टर प्रकाश जावड़ेकर। और जो NGT है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,
इसके जो अध्यक्ष हैं या चेयरमैन हैं वो है आदर्श कुमार गोयल। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं साथियों। क्या नाम है उनका? आदर्श कुमार गोयल। ये है साथियों। ठीक है, तो जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए साथियों, ये हमारा भारत देश है, थोड़ा सा अजीब बना है। तो जो हमारा भारत देश है उसके पड़ोसी देश की एक बार नज़र मार लेते हैं। तो भारत का सबसे पास में जो पड़ोसी है और सबसे बदमाश और गंदा पड़ोसी है वो है पाकिस्तान। अपनी कारस्तानियों से बिल्कुल नापाक है और नाम पाकिस्तान। इस तरफ है अफगानिस्तान। इस तरफ पड़ता है ड्रैगन और चीन। भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, ये छोटा सा द्वीप श्रीलंका। तो भारत के पड़ोसी देश है साथियों। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। भारत की सबसे ज़्यादा अगर किसी से सीमा लगती है तो वो है बांग्लादेश, लगभग 4000 किलोमीटर प्लस से लगती है। और सबसे कम अगर सीमा लगती है तो वो लगती है अफगानिस्तान से। इवन सीमा नहीं लगती, पर जो पाक अधिकृत कश्मीर जिस पे भारत अपना अधिकार जताता है और वह भारत का ही है, उससे अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। और पाकिस्तान से सीमा लगती है गुजरात की, राजस्थान की, पंजाब की और JNK की। ठीक है साथियों, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझेदार है भारत का सबसे जल मित्र कह सकते हैं आप, वो श्रीलंका है। अब इनकी राजधानी देख लेते हैं साथियों। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, जिसे मस्जिदों का नगर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 650 से ज़्यादा मस्जिदें हैं इस शहर में। भूटान, जिसकी राजधानी है थिम्पू। म्यांमार, जिसकी राजधानी है नेपथ्य। नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू। चीन की राजधानी है बीजिंग। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। पाकिस्तान की राजधानी क्या है साथियों? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ठीक है साथियों। और यहाँ पे जो तिब्बत है, तिब्बत की भी सीमा लगती है, पर तिब्बत एक तरीके से किसकी टेरिटरी साथियों? चीन की टेरिटरी है। तिब्बत कोई स्वतंत्र देश नहीं होकर एक तरीके से आप गुलाम नहीं कह सकते, बाकी इसकी जो सोवरेनिटी है या इसकी आप कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च विधायी शक्ति है वो सारी चीन के पास है साथियों। तो भारत के पड़ोसी देश, एक छोटा सा हमने ब्रीफ लिया है, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एनटीपीसी का फर्स्ट फेज चल रहा है, साथ ही साथ आने वाले समय में पटवार एलडीसी चलेगा। तो कुछ आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मुझे लगता है बताना बहुत अनिवार्य है कि 2020 में जो चुनाव हुए थे वो आपको बता दिए जाने हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी अनिवार्य लग रहे हैं मुझे कि 2020 में जो चुनाव हुए थे साथियों, तो 2020 में एक तो दिल्ली में चुनाव हुआ था, जिसका दिल्ली में चुनाव हुआ था। तो दिल्ली में जब चुनाव हुआ था तो दिल्ली में विधानसभा सीटें साथियों 70, इसमें से 62 या 63 सीटों पे विजय पताका लहरा दिया साथियों, मतलब झाड़ू चला दी आम आदमी पार्टी ने, और इसका चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है साथियों। और लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली मफलर में अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली जो है साथियों एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी है। इसके कारण दिल्ली में गवर्नर नहीं होता साथियों। यहाँ पे जो पद है वो है उपराज्यपाल का। और वर्तमान में साथियों दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली का उपराज्यपाल है अनिल बैजल। और इन्हें नियुक्त कौन करता है साथियों? भारत का राष्ट्रपति करता है। किसके मशवरे से? मंत्रिमंडल के मशवरे से। दूसरा जो चुनाव हुआ था वो हुआ था तेलंगाना में। तेलंगाना भारत का नवीनतम राज्य किससे अलग हुआ था साथियों? आंध्र प्रदेश से। और भारत का भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य है साथियों वो भी कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1956 में ये मद्रास राज्य से अलग हुआ था और भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की कैपिटल क्या है साथियों? हैदराबाद। तेलंगाना के वर्तमान सीएम कौन है साथियों? के चंद्रशेखर राव, जिन्हें हम केसीआर कहते हैं। के चंद्रशेखर राव। इनका किस पार्टी से संबंध है? इनका संबंध है टीआरएस। तेलंगाना राष्ट्र समिति। तेलंगाना राष्ट्र समिति। इसका चुनाव चिन्ह है साथियों एम्बेसडर कार। एम्बेसडर कार जो है उसका चुनाव चिन्ह साथियों। और तीसरा और चुनाव हुआ था उसके थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे हम, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2020 में आखिरी चुनाव हम पढ़ लेते हैं साथियों। वो आखिरी चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव बिहार के बारे में एक दिलचस्प बात है साथियों। जब महाजनपद काल हुआ करता था, महाजनपद काल, भारत में 18 महाजनपद हुआ करते थे किसी समय। उस समय भारत का जो सर्वाधिक पावरफुल, सर्वाधिक शक्तिशाली जो महाजनपद था साथियों वो था मगध। और वर्तमान जो मगध है वो आज का बिहार का क्षेत्र है। और मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। और वर्तमान जो बिहार की राजधानी पटना, उसका पुराना नाम क्या है साथियों? पाटलिपुत्र। बिहार, इसमें 243 विधानसभा सीटों पे हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसमें से 122 सीटें जीतकर जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी,
हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, हम, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, इनका जो गठबंधन था, इन्होंने विजयश्री को प्राप्त किया और रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। सुशासन कुमार के नाम से मशहूर, पता नहीं कितना सुशासन ला दिए हैं, उनके नाम से मशहूर नीतीश कुमार। बिहार में ऐसे ही बोलते हैं, नीतीश कुमार हैं हमारे सीएम वा। तो नीतीश कुमार रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार विधानसभा